नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार समक्ष आपके फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज हिस्ट्री ऑन मैप की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम गुप्त शासकों तक पहुंच चुके हैं। ये पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था गुप्त शासकों में। आज हम गुप्त शासकों की कुछ प्रमुख विजयों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी तक तो जो हमारा डिस्कशन होता आया था उसमें हम समुद्रगुप्त है या फिर जो भी लोग हैं उनके जो पिछला क्लास हुआ था उसमें उनके जो प्रमुख अभिलेख थे उनके ऊपर चर्चा हमने करी थी। आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे गुप्त शासक जो हैं, गुप्त शासकों के गुप्त शासकों की विजय विजयें, इनके ऊपर हमारा आज का डिस्कशन बना रहेगा। अब देखिए, गुप्त शासकों की विजयों के ऊपर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें कुछ शासक हैं जिनकी विजयें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर हमारी चर्चा होगी। चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें जो विजयें हैं वो समुद्रगुप्त से शुरू होंगी, क्योंकि इसके पहले के जो शासक हैं चंद्रगुप्त प्रथम तक जो है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना राज्य विस्तार किया है, निस्संदेह जो है राज्य विस्तार उनका रहा है और स्वतंत्र शासक के तौर पर पहले शासक रहे हैं। तो कोई खास विजयों का वर्णन उनके समय में देखने को मिलता है नहीं। दिग्विजय की जो नीति है जिसने सबसे पहले अपनाई है गुप्त शासकों में, वो समुद्रगुप्त हैं। तो हम आज का जो इतिहास है वो समुद्रगुप्त के विजय के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, तो खास तौर से आप इसमें देखेंगे समुद्रगुप्त। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम लोग समुद्रगुप्त की बात करेंगे। समुद्रगुप्त के अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं इनकी कुछ विजयें हमको देखने को मिलेंगी। फिर कुछ कुमारगुप्त की विजयें हैं। कुमारगुप्त प्रथम जो हैं उनकी कुछ विजयों को हम देखेंगे। और हम स्कंदगुप्त की विजय, स्कंदगुप्त की विजय जो है वो हम देख रहे होंगे। तो इन लोगों की विजयों के ऊपर आज की हमारी चर्चा रहेगी। खास तौर से ये गुप्त शासक है जिन्होंने अपने राज्य विस्तार किए हैं, कुछ युद्ध इंपॉर्टेंट जो है वो किए गए। तो चलिए, हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बैच शुरू हो चुका है। जीएस का फाउंडेशन बैच 7 मई से शुरू हो चुका है। 7 मई से शुरू होने वाले जीएस फाउंडेशन बैच में आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए जस्ट आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। 27,999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। जितनी सुविधाएं आप सोच सकते हैं वो सारी सुविधाएं इसमें हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड में क्लासेस चलेंगी, ऑफलाइन मोड में भी इसकी क्लासेस चलेंगी। यदि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस के लिए हम आपको ऑफलाइन क्लासेस दे सकते हैं। अगर नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो उसमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर पाएं इसके लिए हम फ्री क्लासेस इसमें रिवीजन क्लासेस आपको अवेल करवाते हैं। तो वो सारी सुविधाएं इसमें मिलेंगी। 18 किताबों के सेट के साथ आपको ये बैच मिल जाएगा, जीएस फाउंडेशन बैच। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल आपको करना नहीं भूलना है। इसमें जो नहीं मिलेगा वो ये है आपका वैकल्पिक विषय, क्योंकि इसे आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो वैकल्पिक विषयों के तौर पर इतिहास, ठीक है, PSIR, ठीक है, इसके अलावा भूगोल और हिंदी साहित्य, ये 4 वैकल्पिक महत्वपूर्ण विषय हैं। चारों महत्वपूर्ण हिंदी में आपको विषय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें भी एडमिशन लेने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और मात्र 15,999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह भारत का हमें नक्शा बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए भारत का नक्शा बनाते हैं फटाफट से। ठीक है, भारत का जो नक्शा है वो ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। कुछ इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इंडिया का जो मैप है उसको ड्रॉ करने में कुछ लोगों को बहुत परेशानी आती है। ऐसी कोई खास परेशानी आने की आवश्यकता है नहीं। तो ये आपका नॉर्दर्न रीजन हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा इसको थोड़ा सा डिप करना पड़ेगा यहाँ पर ऐसे, और फिर आप इसको लेकर के आ सकते हैं। नेपाल वाला जो रीजन है, भूटान वाला रीजन है, बनाते हुए। और आप, ठीक है, ये पूरा, तो ये मान लेते हैं कि इंडिया का ये एक मैप है जो आपके पास में यहाँ पर मैं बना पाया हूँ तकरीबन। इस मैप के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें और आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 स्टेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, एक यूपी का। तो मैं यहाँ पर यूपी का भी नक्शा आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज दैट ये आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, सपोज दैट ये आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और इसी से जुड़ा हुआ ये आपका एमपी का हिस्सा जो है आपको देखने को मिल जाता है।
ये आपका एमपी से जुड़ा हुआ हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो काम हमको क्या करना है, सबसे पहला तो काम हमको ये करना है कि यार ये जो मैप है इसको लेकर के कल जो मैंने सेशन किया था, इसको लेकर के कल मैंने जो सेशन किया था उस सेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमें करनी है भूल सुधार। ठीक है, भूल सुधार, सबसे पहले तो हमें भूल सुधार पे ध्यान देना है। भूल सुधार जो कल लेक्चर नंबर 23 हुआ था हिस्ट्री ऑन मैप का, उसमें गाजीपुर की एक लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी, गाजीपुर की लोकेशन। मेरे दिमाग में वो गाजियाबाद थोड़ा चला गया और ऐसा 2 बार मैंने 2 जगह पर दिखाया। सो मैं उसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, गलती से ये गाजीपुर जो है ये गलत जगह दिख गया है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिकॉल भी कराया बड़े सम्मान के साथ, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और इसको आपको सुधार करना है। गाजीपुर लोकेशन मैंने यहाँ कहीं दिखा दी थी, इस लोकेशन को आप गलत मानेंगे, यहाँ पर नहीं है बल्कि ये लोकेशन समथिंग हेयर वेयर है। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो लोकेशन है यहाँ पर आप गाजीपुर की लोकेशन मानेंगे, तो जो लोकेशन है वो गलत हुई थी, बाकी तो ठीक है। इधर ही कहीं मैंने एटा दिखाया था, कुछ लोगों को एटा को लेकर के भी प्रॉब्लम थी, तो एटा अपने हिसाब से तकरीबन ठीक जगह पर प्रदर्शित किया गया, तो एटा को लेकर के दिक्कत नहीं है। तो भूल सुधार भाई गाजीपुर की जो लोकेशन है, ठीक है, ये पूर्व में नहीं है, पूर्व में नहीं है, पश्चिम में है। ठीक है, पश्चिम में है, तो ये आपको सही करना है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो पूर्वी हिस्सा है, माफ कीजिएगा, पश्चिम पूर्व की बात उल्टी हो गई फिर यहां पर। ठीक है, तो इसमें आपको गाजीपुर जो है देखना है, गाजीपुर जो है वो आपका पूर्वी हिस्सा जो है आपका वहां पर है, पश्चिमी हिस्सा जो है वहां पर नहीं है। मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में इसको दिखाया, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्से में मुझे इसको दिखाना चाहिए था। तो इस भूल सुधार के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर इस मैप को हम दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इस मैप में जो हमें सबसे पहले समुद्रगुप्त की विजय है, समुद्रगुप्त की जो दिग्विजय है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है उसकी जो दिग्विजय की नीति है उसके अंतर्गत उसने क्या क्या चीजें जीती हैं उसके ऊपर हमको थोड़ा सा यहां पर स्टडी करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक है जिसने बहुत सारे उत्तर और दक्षिण के शासकों से युद्ध करके उन्हें पराजित किया और विभिन्न नीतियां उनके साथ जो है वो लागू करी हैं। इसमें आर्यावर्त का एक युद्ध बहुत फेमस है, आर्यावर्त का युद्ध। इसमें आर्यावर्त का हम पहले प्रथम युद्ध जो है वो चर्चा करेंगे, क्योंकि इसने आर्यावर्त में 2 युद्ध लड़े हैं। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन आप सब लोगों को मालूम है कि प्रयाग प्रशस्ति में दिया गया है। प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं पंक्ति जो है, 13वीं और 14वीं पंक्ति जो है, उस 13वीं और 14वीं पंक्ति में आपको इन विजयों का वर्णन देखने को मिलेगा जो आर्यावर्त में हुई हैं। इनमें से जो राज्य मैं बताऊंगा, ये राज्य मैंने लेक्चर नंबर 22 में आपके लिए कवर कर रखे हैं ऑलरेडी, आप उसको देखिएगा। और इनमें जो पराजित शासक हैं उसमें एक शासक का नाम आता है अच्युत का, अच्युत। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अच्युत जो है वो कहां का शासक है। मैं यहां पर अहिछत्र लिख देता हूं, और अहिछत्र जो प्रांत है वो कौन सा है, वो बरेली की तरफ का है, बरेली। तो भाई बरेली जो है, बरेली रीजन जो है वहां पर आप देखोगे, ठीक है, वहां पर आप देखोगे यहां पर अच्युत या अहिछत्र प्रांत जो है आपका, अहिछत्र का ये शासक है अच्युत, इसको पराजित किया है। इसके अलावा जो पद्मावती रीजन हुआ करता था, पद्मावती रीजन, पद्मावती, पद्मावती आप इसे बोल सकते हैं, ग्वालियर वाला जो रीजन है, ठीक है, ग्वालियर, ग्वालियर में जो पद्मावती रीजन था, पद्मावती, वहां पर नागसेन शासक हुआ करते थे, वहां पर नागसेन शासक हुआ करते थे। तो ये जो नागसेन शासक हैं, इन नागसेन शासक को इसने पराजित किया है। इसके अलावा कोतकुलज वंश जो है, कोतकुलज शासक, कोतकुलज शासक जो है उसको पराजित किया है। और कोतकुलज शासक के बारे में बताया जाता है कि ये कोत वंश से संबंधित रहे होंगे, कोत वंश से संबंधित रहे होंगे। कोत वंश जो है वो उत्तर में आपको देखने को मिलता है, उत्तर में पंजाब का जो पूर्वी हिस्सा है, पंजाब का जो पूर्वी हिस्सा है, और जो दिल्ली वाला हिस्सा है, दिल्ली, ठीक है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि तकरीबन
यहां कहीं पर इनकी लोकेशन जो है वो रही होगी। ये आपका कोत वंश होगा, यहां पर कोत वंश का शासन रहा होगा। तो कोत वंश के शासक को इसने पराजित किया है। ये आर्यावर्त के हिस्से में आता है, इसलिए इसको कहेंगे हम कि आर्यावर्त के रीजन पर इसने विजय प्राप्त करी है। तो लोकेशन के हिसाब से हमको ये हिस्सा समझ में आया, ये हिस्सा समझ में आया, और ये जो हिस्सा है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स पर उसने क्या करी है, विजयें जो है वो हासिल करी हैं। ये इसकी आर्यावर्त की दिग्विजय का युद्ध है। प्रथम जो पड़ाव है वो इस तरह का है। इसके बाद वो दक्षिणापथ की तरफ बढ़ता है। तो ये तो एक बात हो गई, ठीक है। इनके बाद जो है ये दक्षिणापथ की तरफ चलेंगे। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ विजय आपको देखने को मिलेगी। कौन सी विजय देखने को मिलेगी? दक्षिणापथ विजय देखने को मिलेगी। अब दक्षिणापथ का जब विजय करेंगे तो इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है दक्षिण की तरफ आपको विजय करनी है। दक्षिणापथ विजय का मतलब हो गया कि दक्षिण की तरफ विजय जो है वो आप कर रहे हैं। तो जो विंध्य रेंज है, विंध्य पर्वत का जो रेंज है, वहां से लेकर के उसके दक्षिण से लेकर के कृष्णा और तुंगभद्रा के नदी का जो क्षेत्र है वहां तक का जो इलाका है, तकरीबन आप मान के चलिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये विंध्य रेंज है, सपोज ये विंध्य रेंज है, तो इसके साउथ से लेकर के जो आपकी ये कृष्णा नदी बह रही है और जो ये तुंगभद्रा नदी बह रही है, तो इसके बीच का जो रीजन है समथिंग, ये जो पूरा इलाका है, आप यहां से ये वाला जो इलाका है वो जीतने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें जो है बहुत सारे हिस्से आपने जीते हैं, लेकिन ये ज्यादातर हिस्से जो कृष्णा तुंगभद्रा के बीच में आपको देखने को मिलेंगे, ये हिस्से पूरब की तरफ के, मतलब पूरब की विजय इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें ये जो इलाके हैं, इधर वाले जो इलाके हैं, इसकी विजय आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ये जो पूरा पोजीशन है ये आप विजित ज्यादा कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे तो इनकी यहाँ की विजय भी काफी ज्यादा शानदार है। ठीक है, यहाँ की विजय भी इनकी काफी ज्यादा शानदार आपको देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यहाँ की विजय भी आपको इसमें काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलेगी। इस तरफ का दक्षिण का इनका विजय अभियान हमको देखने को मिलता है। अब ये जो दक्षिण का विजय अभियान देखने को मिलेगा, इसमें इन्होंने 12 राज्यों को जीता है। ठीक है, दक्षिण पथ में इन्होंने 12 राज्यों को विजित किया है, 12 राज्यों को विजित किया। और ये 12 राज्यों को विजित किया है दक्षिण के। इन 12 राज्यों में जो बेसिकली जो रीजन है वो आप पूर्वी तट पर आप देख सकते हैं, पूर्वी घाट के जो इलाके हैं। ठीक है, पूर्वी घाट के जो इलाके हैं वो पूर्वी घाट वाले इलाके पे आपको ये देखने को मिलेंगे। और प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति जो है, 19वीं और 20वीं पंक्ति जो प्रयाग प्रशस्ति की है, उसमें आपको इस प्रकार की विजयों के उल्लेख जो है वो देखने को मिल जाएंगे कि हाँ भाई वहां पर इन्होंने विजय जो है वो हासिल करी हुई है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनको जीतने के बाद उन्हें वहां पर सामंती प्रक्रिया के साथ शासित किया है, और जो नीति वहां पर पालन करी है उसको बोला गया है ग्रहण मोक्षानुग्रह। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया है, मतलब ग्रहण करके उन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया, मुक्त कर दिया है। तो इस प्रकार से वो सामंत बन गए हैं। जीतने के बाद उनका शासन उनको दे दिया, बस वो सामंत बना करके वहां पर शासन किया। अब इसमें बहुत सारे राज्य हैं, जैसे उड़ीसा वाला जो रीजन है वहां पर आपको दक्षिण कोशल वाला प्रांत देखने को मिलता है। तो तकरीबन यहां कहीं आपको, तकरीबन इस जगह पर कहीं पर आपको दक्षिण कोशल का इलाका देखने को मिलता है। दक्षिण कोशल, कुछ राज्य मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, सारे 12 राज्य तो आपके लिए भी याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बिलासपुर वाला जो रीजन है छत्तीसगढ़ के आसपास का, ठीक है, बिलासपुर का जो रीजन है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, वहां पर उसने विजय हासिल करी है। ठीक है, ये आपका वही कौशल के आसपास का हिस्सा आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा महाकांतार एक रीजन है जो कि उड़ीसा में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहीं कहीं पर महाकांतार भी लिख सकते हैं। महाकांतार जो रीजन है, क्षेत्र जो है, उसको उसने विजित किया हुआ है। महावन प्रांत पड़ता है उड़ीसा का, वहां पर उड़ीसा में ही एक और जगह आपको देखने को मिलेगी, कोरल, जो आजकल कुराल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, वो उड़ीसा से लेकर के मध्य प्रदेश के आसपास तक का हिस्सा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यहां पर कोरल का हिस्सा जान सकते हैं, कोरल का इसने विजय किया है। कोरल भी एक राज्य हुआ करता था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पूर्वी हिस्से में पिष्टपुर एक जगह पड़ती है, जो कि आंध्र प्रदेश में गोदावरी वाला जो नदी का रीजन आ रहा है। ठीक है,
तो तकरीबन आपको पिष्टपुर यहाँ कहीं आंध्र प्रदेश में गोदावरी वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, गोदावरी आंध्र प्रदेश, यहां पर पिष्टपुर आपको मिलता था, पिष्टपुर। तो पिष्टपुर पर इसने विजय जो है वो हासिल करी है। गोदावरी नदी वाला क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश की तरफ आता है, वहां पर गोदावरी क्षेत्र भी है। कोट्टूर है उड़ीसा का जो गंजाम प्रदेश हुआ करता था, ठीक है, उड़ीसा मान लेते हैं यहां कहीं है, तो यहीं पर एक आपको प्रांत देखने को मिलेगा गंजाम, ठीक है, गंजाम उड़ीसा। ये वाला जो इलाका है ये भी उन्होंने जीता हुआ है। पिष्टपुर वाला जो इलाका है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा गंजाम का प्रदेश, कोट्टूर के नाम से हम उसको जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? कोट्टूर, ठीक है। तो कोट्टूर को उसने जीता हुआ है। ऐसे दक्षिण के बहुत सारे राज्य उसमें जीते हैं। दक्षिण में वेंगई का जो प्रदेश है, वेंगी रीजन जो है, आप यहां पर ये भी जीतते हैं। यहीं पर आपको विशाखापट्टनम भी देखने को मिलेगा, विशाखापट्टनम वाला जो इलाका है, तो विशाखापट्टनम वाला जो क्षेत्र है वो भी उन्होंने जीता हुआ है। देवराष्ट्र बोला जाता था उस समय उसको, माफ कीजिएगा, देवराष्ट्र नहीं, एंडलपल बोला जाता था। एरंडपल का जो क्षेत्र है वो विजित किया है उन्होंने। वेंगी का तमिलनाडु का जो पोर्शन है वो जीता हुआ है। उत्तरी कर्नाटक का जो हिस्सा है कुलस्थपुर, ठीक है, नॉर्दर्न कर्नाटक का जो हिस्सा है कुलस्थपुर, आरकाट वाला जो रीजन जिसको हम लोग बोलते थे, आरकाट वाला रीजन, वो विजय करी है। तो ये दक्षिण की कई सारी शानदार विजय समुद्रगुप्त की हमको देखने को मिलती हैं। तो इन विजयों के बाद में आपको समुद्रगुप्त की कुछ और विजय भी देखने को मिलेंगी। जैसे यहां पर आपने देखा कि ये इसने आर्यावर्त का प्रथम युद्ध जीता, फिर दक्षिण पथ में तकरीबन 12 राजाओं को उसने पराजित किया है। तो ये 12 राजाओं को पूर्वी घाट के इलाकों को, पश्चिमी घाट में वाकाटक वंश हुआ करता था, वाकाटक वंश को उसने नहीं जीता है। इधर वाले जो इलाके हैं, इधर वाले जो पोर्शन है, उनको जीता है। अब जब वो दक्षिण के विजय के अभियान में लिप्त रहा, तो उसी समय जो पूरब के उत्तर के जो ये आर्यावर्त के रीजन के जो लोग थे, इन्होंने अपने आप को फिर से स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। तो इन्हीं को दंडित करने के लिए आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध हुआ है। यह भी समुद्रगुप्त के समय में ही हुआ है, यानी उसने फिर से आर्यावर्त की ओर आक्रमण किया है। आप प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में जब जाएंगे तो 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के द्वितीय अभियान का वर्णन किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इस अभियान को दोबारा करने के पश्चात वहां पर उसने प्रसवोद्धारण नीति जो है उसका पालन किया है। प्रसवोद्धारण नीति का मतलब यह हुआ कि एक तरीके से अगर आप देखोगे कि इन राजाओं को हराया और इनका राज्य छीन लिया, यानी कि पूरा का पूरा राज्य ग्रैब कर लिया, उसको बोला गया प्रसवोद्धारण नीति। तो इसमें कुछ शासक हुआ करते थे, जिसमें एक शासक है रुद्रदेव। ये कौशांबी से शासन इनका हुआ करता था, कौशांबी आपको प्रयागराज का हिस्सा देखने को मिलेगा, ठीक है, कौशांबी, यहां पर इनका शासन आपको देखने को मिलता है, इनको पराजित किया है। इसके अलावा मित्तल एक शासक हुए, उनको पराजित किया है, ठीक है। तो मित्तल शासक जो हैं वो बुलंदशहर के हैं, मित्तल, इनको पराजित किया है। ये कहां के हैं? बुलंदशहर के, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर के एक शासक हैं मित्तल, उनको पराजित किया है। तो उनको जब पराजित किया तो वो वाला राज्य भी जीता। बुलंदशहर भी आपका तकरीबन यहां कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये बुलंदशहर है, बुलंदशहर, ये बुलंदशहर वाला रीजन भी इन्होंने प्राप्त किया है। बुलंदशहर के अलावा आपको पूरब के हिस्से में बंगाल में चंद्रवर्मा का शासन देखने को मिलेगा, तो इन्होंने चंद्रवर्मा को पराजित किया। चंद्रवर्मा ये बंगाल के शासक हुआ करते थे, बंगाल के शासक। तो ये पूरब का हिस्सा हो गया, बंगाल का हिस्सा हो गया, ठीक है। यहां पर ये बंगाल वाला रीजन जो है, बंगाल, मतलब बड़ा सिंपल है, इजी है, आप पहचान सकते हैं इसको, बंगाल का क्षेत्र है। और इसके अलावा गणपति नाग नाम के एक शासक थे जो नागवंश के थे। तो वो नागवंश कहां है? ग्वालियर में, ठीक है, जिसको आप पद्मावती कहते हैं, पद्मावती। तो पद्मावती में नागवंश के दो शासक हैं, दो शासक,
तो नाग वंश के 2 शासकों में एक शासक जो है वो गणपति नाग है, एक शासक जो है वो गणपति नाग हैं और दूसरे शासक जो हैं वो है नागसेन। इन दोनों को बारी बारी से उन्होंने पराजित किया है और नाग वंश के ऊपर विजय प्राप्त करी है। इसके अलावा अच्युत जो बरेली वाला था, ठीक है, अच्युत यहां पे जो बरेली वाला जो रीजन है, जो अहिछत्र के थे जिनको पहले भी पराजित किया था, ठीक है, अहिछत्र, इनको पुनः पराजित किया, पुनः दंडित किया गया इनको। और इसके अलावा 3 शासक और हैं, नागदत्त, नंदी और बलवर्मा। अब ये नागदत्त, नंदी और बलवर्मा ये कहां के शासक हैं, ये इतिहास में अभी थोड़ा सा रहस्य है। तो ये जो शासक हैं अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से द्वितीय युद्ध में उन्होंने 9 शासकों को पराजित किया है। यह बात प्रसवोध धारण नीति के साथ लागू करी गई है, 21वें लेख में ऐसा लिखा गया है। तो ये 9 शासकों को पराजित यहां पर करते हुए दिखाई देते हैं। तो इनकी लोकेशंस, इनके जो रीजन्स हैं वो भी आपको यहां पर समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा आटविक राज्य हैं कुछ, उन आटविक राज्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त करी है। इसका वर्णन भी आपको आटविक राज्यों पर विजय जो प्राप्त करी है, इसका वर्णन भी आपको किस में देखने को मिलेगा, ये 21वीं पंक्ति में ही देखने को मिलेगा। 21वीं पंक्ति, 21वीं पंक्ति। और इनके ऊपर, इनसे जो है कुछ, इनको जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं सेवक बना लिया है। तो इनके लिए जो जिस नीति का पालन किया गया है उसको बोला गया है परचालीकृत, या हम बोल सकते हैं कि इनको परचायक बना लिया गया है। परचायक समझते हैं, परचारक का मतलब होता है राजाओं के सेवा में जो लोग शामिल रहते हैं। तो परचारकीकृत नीति, परचारकीकृत नीति इसको जो है बोला जाता है। या फिर पूरे तौर पर, क्योंकि ये 8वीं राज्य हुए थे, 8वीं का मतलब जंगल के जो प्रदेश हैं वो हुआ करते थे, इसलिए इनको सरवाट, सरवाट का मतलब हो गया सभी, पूरे तरीके से। और जो ये 8वीं राज्य हैं उनके ऊपर विजय हासिल करी है, तो सरवाट विजय नीति इसको कहा जाता है, या फिर सिंपली आप इसको परचारकीकृत नीति के तौर पर जान सकते हैं। तो परचारकीकृत नीति में इनको सेवक बना लिया गया। तो इनके भी एग्जैक्ट प्लेसेस नहीं मालूम है कि 8वीं रीजन्स कहां हुआ करते थे, इसका वर्णन 21वीं लाइन में नहीं किया गया है कि 8वीं क्षेत्र थे कहां पर, लेकिन यह है कि 8वीं क्षेत्र जो है वो जो जंगल वाले प्रदेश हैं, वो जंगल वाले प्रदेशों को कहा गया है। और ऐसा माना गया कि जो गाजीपुर है, गाजीपुर से लेकर के बुलंदशहर, माफ कीजिएगा, दक्षिण में जबलपुर पड़ता है आपका, जबलपुर। तो गाजीपुर से जबलपुर के बीच का कहीं कोई लोकेशन रहा होगा। तो मान लेते हैं कि यहां कहीं पर आपका ये पश्चिम में गाजीपुर है, गाजीपुर पूरब में, सॉरी, गाजीपुर है। तो यही कंफ्यूजन कल भी हुआ था, इसकी वजह से गाजीपुर मैंने इस तरफ बना दिया था। तो वो एक गलती हुई थी, मैंने शुरुआत में ही बोला, उसको फिर आप आज सही कर लीजिएगा। वहां से लेकर के मान के चलिए कि तकरीबन जबलपुर यहां कहीं पर है, जबलपुर, ठीक है। तो ये जो इलाका है, इस इलाके पर इन्होंने अपना जो है ये 8वीं राज्य जो है इनके ऊपर विजय इन्होंने हासिल करी है। इसके अलावा कुछ सीमावर्ती राज्य हैं जिन पर इन्होंने विजय हासिल करी है। सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य का मतलब यह हो गया कि कुछ सीमाओं में बसे राज्य हैं, जो इनकी क्षेत्र की सीमाओं में बसे हुए राज्य हैं, उनके ऊपर विजय हासिल करी है। तो सीमाओं में पूर्वी भी हैं, उत्तरी पूर्वी भी हैं और पश्चिमी भी हैं, ठीक है। पूर्वी सीमा, उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी जो सीमा है, पश्चिमी सीमा, इन सभी सीमाओं पर जो बसे हुए राज्य हैं उनको भी इन्होंने नियंत्रण किया है। और ये कौन कौन से राज्य हैं इसकी लिस्टिंग जो है आपको 22वीं पंक्ति में देखने को मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति की, जिसमें यह कहा गया कि ये जो राज्य हैं ये सभी प्रकार के कर दिया करते थे, और जो ये कर दिया करते थे जो राज्य, ये इनको जब बुलाया जाता था राजमहल में तो इनके शासक वहां पर उपस्थित भी होते थे।
अब इनमें दो तरीके के राज्य थे सीमावर्ती राज्यों में, एक गणतंत्र और एक राजतंत्र प्रणाली के। अब इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि गणतंत्र और राजतंत्र प्रणाली के राज्य कौन से थे और कहां पर थे, इनकी लोकेशंस में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इससे 2 लेक्चर पहले जिसमें मैंने बताया कि जो गुप्त शासक हैं, गुप्त शासकों से पहले जो शासक हुआ करते थे क्षेत्रीय शासक, उसमें गणराज्य और गणतंत्र और जो राजतंत्र के जो राज्य थे वही गणतंत्र और राजतंत्र के राज्य आपको यहां पर याद रखने हैं। जैसे राजतंत्र में पूर्वी हैं जिसमें समतट प्रदेश है, डवाक है, कामरूप है ना, डवाक, कामरूप, समतट, ये सब राज्य मैंने पूरब में आप लोगों को पिछली बार बताए थे, ये वही राज्य है राजतंत्र में, ठीक है। इसके अलावा कर्तपुर, कर्तरीपुर और नेपाल, ये सारे राज्य मैंने आपको बताए थे। और गणतंत्र में बहुत सारे राज्य आप लोगों को बताए थे जिसमें पश्चिमी जो इलाका है वो आएंगे, जो राजस्थान है, सौराष्ट्र है, मध्य भारत के जो प्रांत हैं उनके तकरीबन 9 राज्य, ठीक है। तो सौराष्ट्र वाला जो रीजन है, राजस्थान वाला जो रीजन है और मध्य भारत वाला जो रीजन है, मध्य भारत, इन मध्य भारत के 9 राज्य। तो 9 राज्य ये हैं और तकरीबन 5 राज्य ये हैं, 9 5 14 जो सीमावर्ती प्रांत हैं, इन 14 सीमावर्ती राज्यों को उसने जीता है। इनकी लोकेशंस मैंने ऑलरेडी मैप में आपको बता रखी हैं, जैसे मालव रीजन है, अर्जुनायन है, यौधेव है, आम्भीर है, काक है, ये सारे मैंने आप लोगों को बताए थे। तो वही सारे लोकेशंस आपको यहां पर अपने मैप में जब आप बनाइएगा तो ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये दिग्विजय जो है वो किसकी है, वो समुद्रगुप्त की है। अब समुद्रगुप्त के बाद जो है हम अगले शासक की तरफ जब चलेंगे तो समुद्रगुप्त के बाद आपको चंद्रगुप्त द्वितीय दिखाई देंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये प्रमुख शासक के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे और इनकी विजयों के बारे में हमको जानना है। चंद्रगुप्त खास तौर से जिस विजय के लिए जाने जाते हैं वह विजय है शक विजय। ये शकों को इन्होंने पराजित किया है, शकों को इन्होंने क्या किया है, पराजित किया है। अब ये जो शक हैं ये कहां के हैं? शकों का जो क्षेत्र है ये पश्चिम का प्रदेश है, जिसमें मालवा, गुजरात और गुजरात वाला जो रीजन है, खास तौर से जो काठियावाड़ रीजन है, काठियावाड़ रीजन जो है ये आपको देखने को मिलता है। तो मोटे मोटे तौर से अगर आप देखोगे तो ये जो प्रोविंस है, ये जो प्रांत है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आएगा आपका शकों के क्षेत्र में। इसको हम लोग शकों के क्षेत्र में गिन सकते हैं कि ये भाई शकों का प्रांत है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो लोकेशन है। तो इसको इन्होंने जीता हुआ है, ये रीजन है। अब इसमें जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था रुद्र सिंह। शक शासक जो थे वो उनका नाम था रुद्र सिंह थर्ड का कहीं जो है रुद्रसेन थर्ड लिखा रहता है। इनको पराजित किया और पराजित करने के बाद शकारी की उपाधि धारण करी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। तो इनको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से लिया भी जाना जाता है, आपको मालूम ही है। और ये विजय हासिल करने के पश्चात जो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो ना, यहीं पर एक बहुत ही फेमस बंदरगाह पड़ता है। इस जगह पर एक बंदरगाह है भड़ौच बंदरगाह। तो इस भड़ौच बंदरगाह पर इनका नियंत्रण जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है, ये क्षेत्र। इसके अलावा इन्होंने उत्तरी बंगाल का जो हिस्सा है उसको जीता हुआ है, नॉर्दर्न बंगाल, ठीक है। उत्तरी बंगाल विजय, उत्तरी बंगाल में आपको विजय देखने को मिलती है। तो बंगाल का जो नॉर्दर्न रीजन है वो आपको यहां पर विजित होते हुए दिखाई देता है, ये वाला जो क्षेत्र है। अब इन क्षेत्रों में कई सारी चीजें हैं। इसमें संघ बना हुआ था, संभवतः 5 शासकों का संघ था। आप लोगों ने महरौली का जो लौह स्तंभ मैंने आपको दिल्ली के पास में दिखाया था, ठीक है, महरौली लौह स्तंभ जो आपको बताया था, उस महरौली लौह स्तंभ में पूर्व के संघ 5 राजाओं के संघ के बारे में बताया गया। और ऐसा यह कहा गया कि चंद्रगुप्त से पहले रामगुप्त जो इसके बड़े भाई थे, उनका शासन था वो अयोग्य थे। उन्हीं के समय में जो समुद्रगुप्त ने दिग्विजय प्राप्त की थी पूर्व में, उससे ये राज्य के संघ बना करके मुक्त हो गए। इसी मुक्त संघ को पुनः इन्होंने गुप्त जो शासक हैं
चंद्रगुप्त द्वितीय उन्होंने फिर से प्राप्त किया है। तो उसी को उत्तरी बंगाल की विजय कहा जा रहा है। अब इसमें समतट का प्रदेश है, डवाक रीजन है, कामरूप है, असम का जो रीजन हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा लोकेशन है, इसमें मैं एक साथ लिख दे रहा हूं। समतट प्रदेश जो है, डवाक प्रदेश जो है, कामरूप प्रदेश जो है, कामरूप प्रदेश है, कर्तरीपुर है, कर्तरीपुर का जो रीजन है, और जो नेपाल का रीजन है, इन लोगों ने एक साथ क्या बना लिया, इन लोगों ने एक साथ जो है वो संघ बना लिया। काफी बड़ा सा संघ जो है वो इनका पूरब की ओर रहा, ठीक है। काफी बड़ा सा इनका पूरब की ओर एक संघ हमको देखने को मिल जाता है। अब ये जो संघ देखने को मिला है, इसी संघ को इन्होंने क्या किया, इसी संघ को इन्होंने पराजित किया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरब का संघ हो गया, पूर्व का संघ। फिर इसी में आगे चल करके पूर्वी बंगाल के हिस्से में एक और जगह पड़ती है जिसको हम लोग पांड्रुवर्धन के नाम से जानते हैं, पुंड्रवर्धन के नाम से जानते हैं, पुंड्रवर्धन। तो पुंड्रवर्धन प्रदेश को भी इन्होंने जीता हुआ है। तो इन सब जगहों पर विजय इन्होंने हासिल करी है। इसके अलावा बाहिलिकों पर इनकी विजय हुई है। बाहिलिकों पर, बाहिलिक या बाहिलकों पर विजय, बाहिलकों पर विजय की कहानी भी आपको ये महरौली के लौह स्तंभ में देखने को मिलती है। और ये जो रीजन है, ये पूर्वी पंजाब और दिल्ली के आसपास का रीजन आपको देखने को मिलता है। तो ये पूर्वी पंजाब का जो लोकेशन है और जो दिल्ली का लोकेशन है, ये पूरे प्रांत पर यहां पर विजय जो है वो हासिल करते हुए दिखाई देते हैं इन जगहों पर। तो ये बाहिलिक प्रांत हो गया, बाहिलिक प्रांत, ठीक है। तो बाहिलिक प्रांत पर भी यहां पर विजय आपको देखने को मिलती है। तो इस पर भी इन्होंने विजय हासिल करी है और यहां से जीत करके अपने राज्य का विस्तार फिर पश्चिमोत्तर में काबुल तक कर लिया। तो काफी बड़ा सा राज्य फिर उन्होंने यहां पर जीता, ठीक है। तो ये राज्य भी इनके हाथ में आ गया। फिर कुछ गणराज्यों पर इन्होंने विजय हासिल करी है, वही गणराज्य जिन पर पहले समुद्रगुप्त ने विजय हासिल करी थी, लेकिन बाद में समुद्रगुप्त ने उन गणराज्यों को दंडित किया था। इन्होंने देखा कि जब रामगुप्त का शासन आया तो रामगुप्त के समय में वो गणराज्य फिर मुक्त हो गए, इसलिए पुनः इन्होंने गणराज्यों के ऊपर आक्रमण किया और गणराज्यों पर इन्होंने क्या किया है, आक्रमण किया है और आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दिया। तो इसकी लोकेशंस दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ये वही हैं जो आपको पहले ही मैंने आपको बताया है। जैसे उत्तर में मद्रगण हुआ करते थे, तो गणों में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में मान के चलिए कि सपोज दैट यहां कहीं पर, या पंजाब का जो रीजन है यहां कहीं पर आप देखोगे यहां पे मद्रगण हुआ करते थे। ये काफी बड़ा सा रीजन था मद्रगण का, यहां से लेकर के यहां तक। और दक्षिण में जो आपका विंध्य पर्वत है, वहां के आसपास अगर आप देखोगे तो खपरिक या खटपरिक गण है। तो मद्रगण से लेकर के खटपरिक गण, इन पर भी उन्होंने काबू किया है। तो ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन को भी इन्होंने नष्ट कर दिया है, यानी विजित कर लिया है। तो इसमें मूल तौर से क्या आ रहे हैं, मद्र से लेकर के खटपरिक तक, खटपरिक, ये पूरे प्रांत जो है इन्होंने जीत लिए हैं। ये आपका पश्चिम का, दक्षिण का इलाका है, ये आपका पूर्व के हैं। गणों को जीतने के बाद इन्होंने एक उपाधि भी धारण करी थी जिसका नाम था गणारी। तो गणारी नाम की इन्होंने उपाधि भी धारण करी। और फिर जो दक्षिण वाला विजय अभियान मैंने आपको यहां पर दिखाया था समुद्रगुप्त के समय में, ये जो इलाका जो दक्षिण का जो जीता है, उसने पूर्वी तट वाला जो हिस्सा जीता है, ये शासक भी मुक्त हो गए थे इसी दौरान। तो जब ये शासक मुक्त हो गए तो यहां पर जो पूरा का पूरा रीजन था, इस पूरे के पूरे दक्षिण को इन्होंने फिर से जो है वो क्या कर लिया, फिर से जो है वो विजय हासिल कर ली। तो दक्षिण पथ पर पुनः विजय, दक्षिण पथ पर पुनः विजय। सभी शासक यहां पर फिर से स्वतंत्र हो गए थे, उनकी स्वतंत्रता को इन्होंने पुनः जो है वो जीत करके अपने राज्य को पूर्व की तरह ही अक्षुण्य बना करके रखा। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्य हुआ। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है आपको कुमारगुप्त का विजय हमको देखने को मिलेगा। कुमारगुप्त की जो विजय हैं उसके ऊपर हमको ध्यान रखना है, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम, इनकी जो विजय हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब कुमारगुप्त की विजयों में
दो तरीके के आक्रमण हमको देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे पहला एक आक्रमण है आपका, दो क्या, एक प्रमुख आक्रमण आपको देखने को मिलेगा पुष्यमित्र जाति का। पुष्यमित्र जाति ने आक्रमण इनके समय में किया है। अब ये पुष्यमित्र जाति कौन सी है? पुष्यमित्र जाति का आक्रमण, जाति का आक्रमण ये इनको देखने को मिलेगा, या पुष्यमित्रों का आक्रमण इनको देखने को मिलेगा। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि इन पर आक्रमण हुआ है। कहते हैं कि इसका आक्रमण का जो उल्लेख है वो भीतरी अभिलेख में इस आक्रमण का वर्णन किया गया है। भीतरी अभिलेख में इसका वर्णन है। और कल ही मैंने आपको बताया था भीतरी अभिलेख जो है वो गाजीपुर का है, और गाजीपुर तो अब तक आप सीख ही गए होंगे कि इधर नहीं है, इधर है। ठीक है, तो गाजीपुर अभिलेख में इस बात का वर्णन जो है वो आपको करते हुए देखने को मिलता है। यहां पर इसमें बताया गया कि महाभयानक युद्ध हुआ, इतना भयानक युद्ध हुआ कि जो कुमारगुप्त है उसे जमीन पर भी रातें बितानी पड़ी, और इस पर विजय हासिल करने के लिए इसने राजकुमार स्कंदगुप्त को भेजा है। तो इन पर विजय के लिए किसको भेजा है? विजय के लिए राजकुमार स्कंदगुप्त जो हैं, स्कंदगुप्त इनको भेजा गया है। और स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों के ऊपर भयानक हमला करके उन्हें बुरी तरीके से पराजित कर दिया। लेकिन जब तक तो स्कंदगुप्त ने पराजित किया, ठीक है, किनको पराजित किया? किनको पराजित किया? इन पुष्यमित्रों को। लेकिन इस विजय की जानकारी जब तक कुमारगुप्त को मिली, कुमारगुप्त का इंतकाल हो चुका था। इसके बाद स्कंदगुप्त जो है वो शासक बना। तो अगली विजय जो होगी वो किसकी होगी? वो स्कंदगुप्त की होगी। अब स्कंदगुप्त के समय में आपको दो विजय मिलेंगी, इनके समय में एक ही विजय है। स्कंदगुप्त के समय में दो विजय मिलेंगी, एक तो यही विजय है, एक विजय तो आप देख रहे हैं पुष्यमित्रों पर विजय है, पुष्यमित्रों पर विजय। अब ये विजय हासिल इन्होंने नहीं करी है, पर उस समय ये राजकुमार है। दूसरी जो विजय इनकी हासिल हुई है वो हुड़ों के आक्रमण की है। दूसरी विजय किसकी है? हुड़ों का आक्रमण। ये हुड़ों के आक्रमण की कहानी जो है इनके समय में आती है। और हुड़ों के आक्रमण इनके समय में हुए, इसका वर्णन ये जो भीतरी अभिलेख है इसमें भी है, और जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ और भीतरी अभिलेख, ये दो जगहों पर इसकी जानकारी हमको मिलती है। यहां से जानकारी मिलती है कि हुड़ों ने इनके समय में आक्रमण किया। तो जूनागढ़ अभिलेख आपका यहां पर है, ये जूनागढ़ है, ये जूनागढ़ अभिलेख है, और ये भीतरी अभिलेख है। ठीक है, ये दो अलग अलग अभिलेख है, दोनों में इसकी जानकारी हमको देखने को मिलती है। हुड़ों से पश्चिमी जो प्रांत है वो बहुत भयभीत हो उठा था। अब उस पश्चिमी प्रांत की रक्षा कैसे की जाए, ये बात स्कंदगुप्त को समझ में नहीं आ रही, बहुत परेशान है। और बहुत सोचने समझने के पश्चात उसने पर्णदत्त को यहां का रक्षक नियुक्त किया था। तो कल ही मैंने इसके बारे में बताया कि पर्णदत्त जो है वो पश्चिम के रक्षक हुए, और इनको रक्षक नियुक्त करने के बाद वो निश्चिंत इस प्रकार से हो गया जैसे देवताओं ने वरुण को पश्चिम का प्रांत दे दिया हो। खुशनवेज नाम का हुड़ शासक है, खुशनवेज नाम का हुड़ शासक है जो इनके समय में आक्रमण करने आया है, उसे पराजित किया है, और पराजित करके पश्चिम का जो राज्य है वो जीत लिया है। कहते हैं कि खुशनवेज पराजित होकर के मलेक्ष देश चला गया, यानी गांधार चला गया। फिर हुड़ों का हमला, अंत में एक बार एक और शासक, गुप्त शासक, एक और गुप्त शासक हुए, नरसिंह गुप्त नाम के एक गुप्त शासक हुए, जिनके समय में गुप्त साम्राज्य 3 हिस्सों में बट गया। इन्होंने बालादित्य की उपाधि ली थी। नरसिंह, अगर हम गुप्त की बात करते हैं तो तकरीबन 495 से 530 के आसपास तक का इनको शासन हमको देखने को मिलता है। तो वहां उन शासक के समय में जो पूरा का पूरा गुप्त शासन है, गुप्त वंश, अगर आप देखोगे जो पूरा का पूरा गुप्त वंश जो यहां तक ऐसे करके फैला हुआ है इस समय में, ये पूरा का पूरा गुप्त वंश है, मान के चलिए। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा गुप्त प्रांत है, ठीक है,
तो ये पूरे के पूरे गुप्त प्रांत को 3 हिस्से में बंट गया है। ये किसके समय में? नरसिंह गुप्त के समय में। तो जो मगध वाला रीजन है, मगध वाला रीजन, इस मगध वाले रीजन में इन्होंने शासन किया है। मगध के अलावा 2 और हिस्से, जिसमें बंगाल का जो रीजन है, बंगाल वाला जो प्रांत है वो, और जो मालवा वाला रीजन है वो, ये भी अलग अलग हिस्सों में बंट गया था। लेकिन ये मगध से शासन कर रहे थे। तो जिस समय मगध से शासन कर रहे थे उस समय हुड़ों ने फिर से इनके ऊपर हमला किया, और हुड़ों का उस समय नेतृत्वकर्ता जो है, हुड़ जो यहां पर आया है, वो आया है मिहिरकुल। मिहिरकुल नाम का हुड़ यहां पर शासन आक्रमण करने के लिए आता है। मिहिरकुल को नरसिंह गुप्त ने बुरी तरीके से पराजित किया है और उसके बाद बंदी बना लिया, लेकिन अपनी माता महादेवी के कहने से उसने उसे छोड़ दिया, क्योंकि ये बुद्धों के प्रभाव में थे, बौद्ध धर्म के प्रभाव में थे और हिंसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए इनको छोड़ दिया। इतिहासकारों ने कहा कि इस मिहिरकुल को छोड़ करके इसने बहुत बड़ी गलती करी। तो ये कुछ मैंने आपको चीजें बताई जो आपको गुप्त शासकों के तौर पर हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, निस्संदेह जो है। और आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने काफी बड़े साम्राज्य को एस्टैब्लिश किया है, काफी युद्ध लड़े हैं, और कीर्ति विजय जो है वो उन्होंने विजय हासिल करके ही कीर्ति जो है वो प्राप्त करी है। तो मैंने आज गुप्त शासकों के कुछ जो प्रमुख विजय अभियान हैं उनके बारे में आपको बताया, समझाया, मैप पर दिखाने का प्रयास किया। पिछले क्लास में जो गलती हुई थी उसको सुधारने का भी प्रयास किया है। मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं, क्योंकि वो बाद में एडिट नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे भूल सुधार यहां पर आपको बतानी ही पड़ी। तो आशा करते हैं कि आप उसे ठीक ढंग से पढ़ेंगे, लोकेशन करेक्ट कर लेंगे वहां पर जाकर के। कल फिर मुलाकात करेंगे आप सभी के साथ में सुबह 8 बजे हिस्ट्री ऑन मैप पर, आप इंतजार करिएगा। जाते जाते मैं एक बार फिर से बता दूं कि 18 किताबों के सेट के साथ में जीएस का फाउंडेशन बैच जो 7 मई से शुरू हो चुका है, उसमें अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। शाम का 6 बजे का बैच है ये। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको जो बुक्स वगैरह हैं वो आपको घर पहुंचाई जाएंगी हार्ड कॉपी के तौर पर। सही एड्रेस फिल कीजिएगा। आपको मेंस आंसर राइटिंग जो है वो डेली बेसिस पे करने को मिलेगा, एमसीक्यू आपको करने को मिलेगा, और आप जब प्रीलिम्स दे रहे होंगे तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्लासेस यहां पर अवेलेबल कराई जाएंगी निःशुल्क। मेंस के लिए अलग से आपकी तैयारी कराई जाएगी, इंटरव्यू के लिए आपको अलग से तैयारी कराई जाएगी, सारी चीजें इसमें रहेंगी। मेंटोरशिप की सुविधा है, आप किसी भी समय मेंटोर से बात कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में। स्पेशल मेंटोरशिप प्रोग्राम्स भी हम लोग बीच बीच में देते रहते हैं स्पेशल अटेंशंस के लिए। क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, क्रक्स आपको मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडी विल बी प्रोवाइडेड हियर। ये आपको सब कुछ चीजें मिलेंगी। इसके अलावा आप यहां पर जो हमारा जो ये वैकल्पिक विषय है इसको भी आप चुन सकते हैं। इतिहास हो या फिर PSIR हो या फिर भूगोल हो या फिर हिंदी साहित्य हो। तो देखिए ये और ये 2 हैं, ये 27 मई से शुरू होंगे। इनकी क्लासेस 27 मई में दोपहर 1 बजे से शुरू होंगी। ये जो 2 क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए देरी ना करें। अगर आपका ये वैकल्पिक विषय है तो 6 मई से यहां पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप बिल्कुल भी इसके लिए समय ना गवाएं। तो ये मैंने आपको जाते जाते बताया। फिर एक और चीज आपको जाते जाते बता देता हूं कि यदि अगर आप हमसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं और इस लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें virad.dube@study माफ कीजिएगा virad.dube ही के नाम से आप मुझे टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में सर्च कर सकते हैं, और virad.dube@studyiq.com इस पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल एड्रेस है। इसके अलावा विरद लाइव कोड है, इस कोड का इस्तेमाल आपको जरूर करना है कोई भी चीज आप परचेज करना चाहते हैं तो। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप इंग्लिश मीडियम में प्राप्त करना चाहते हैं, करोल बाग में ऑफलाइन क्लासेस खुल चुकी हैं दिल्ली में, वहां पर भी एडमिशन लेने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।